हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो बच्चे आईआईटी जेईई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है स्टूडेंट। अ लीग यू कैन नॉट मिस, अनअकैडमी चैंपियंस लीग। देखो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, टेंशन ना लो। वीकली टेस्ट्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट यूजी एंड स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स एवरी संडे। मतलब आप वीकली टेस्ट देकर, संडे में टेस्ट हुआ करेगा आईआईटी जेईई एंड नीट के लिए, तो वहाँ पर स्टूडेंट आप प्राइजेज जीत सकते हो और स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। और यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 20 सितंबर मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। और जिन बच्चों को एनरोल करना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। आगे मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखो, अनअकैडमी चैंपियंस लीग यूसीएल, अटेम्प्ट लाइव एग्जाम एंड अर्न रिवार्ड्स। अब देखो कैसे कैसे इनाम जीतोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिवार्ड्स ऑफ फिनाले, अब देखो जो बच्चा रैंक 1 पर रहेगा उसे 50,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे और उसके साथ साथ अनअकैडमी आईआईटी जेईई का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर मंथली फी है वो 6,000 रुपये है। अगर आप 1 साल का लगाओगे तो लगभग 50,000 का आप जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले पाओगे। और जो बच्चा सेकंड पोजीशन पर रहेगा उसके लिए अनअकैडमी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन तो रहेगा, लेकिन 30,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। और जो रैंक 3 पर रहेगा उसके लिए भी सेम है। रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक जो बच्चे रहेंगे उनके लिए अनअकैडमी आईआईटी जेईई का 6 मंथ सब्सक्रिप्शन होगा और 25,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ स्टूडेंट और भी है, देखो बहुत कुछ है। रैंक 1 से 10, ठीक है ना, समझना। अगर आप ग्रुप स्टेज में हो, रिवार्ड्स ऑफ ग्रुप स्टेज, अगर आप वो तो फिनाले का था, अगर आप रैंक 1 से 10 तक रहते हो तो आपको 10,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। 11 से 30 तक रहते हो तो 5,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे और 31 से 50 तक रहते हो तो 3,000 रुपये के अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। ये ग्रुप स्टेज के लिए। और जैसे आप फिनाले, जो फिनाले होगा वो बता दिया जाएगा अनअकैडमी पर कैसे फिनाले होगा, वहाँ पर आपको वो इनाम दिए जाएंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ। देखो एक तो टेस्ट आपका आज होने वाला अनअकैडमी चैंपियंस लीग यूसीएल, ठीक है ना, 20/9/2020 मतलब आज होगा टेस्ट 3, जो कि यूसीएल मैथमेटिक्स का होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, और जो टेस्ट 4 है स्टूडेंट वो आपका 27 सितंबर को होगा। यूसीएल फुल लेंथ 300 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, मैंने डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है। ठीक है, सब कुछ। A special reward of an Amazon voucher worth ₹1,000 for a learner who successfully, जो बच्चा सक्सेसफुली 4 टेस्ट को सबमिट कर देगा 1 मंथ में, उसको 1,000 रुपये का अमेजॉन वाउचर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को आप सभी को पता है कि हमारी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और देखो 3 लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं विद सॉल्यूशन, और चौथा लेसन चल रहा है जिसका एक पार्ट आपको मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने ना देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ओके, तो सुन देखो आज भी मैं आपको 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व से पूछे जा सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो इन्हीं के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप इतने की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ लो। चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। मतलब हमें धारा सुग्राहिता की परिभाषा को लिखना है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट। धारा सुग्राहिता इंग्लिश में कहते हैं इसको करंट सेंसिटिविटी। तो देखो चल कुंडली धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है वो कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा, अब देखो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है लेकिन प्रति एकांक धारा के लिए जितना विक्षेप उत्पन्न होगा वो उसके बराबर होगी धारा सुग्राहिता। तो क्या कहती है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए, प्रति एकांक धारा प्रवाहित होगी। तो प्रति एकांक धारा जब प्रवाहित हो रही है मतलब एकांक धारा, तो एकांक धारा प्रवाहित करने पर जितना विक्षेप उत्पन्न होगा उसी को हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। क्लियर है सभी को। तो प्रति एकांक धारा के लिए जितना विक्षेप उत्पन्न होगा उस पैमाने पर उसी को हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। क्लियर है। अब देखो इसको रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो इसे कहीं कहीं बुक में आपको SI मिल जाएगा या कहीं कहीं आपको IS मिल जाएगा। तो जैसे चाहो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए मैंने आप सभी को सूत्र भी बताया था, अगर आप सभी को याद होगा तो। ठीक है, क्या बताया था मैंने, SI से इसको रिप्रेजेंट किया था।
SI बराबर, देखो आप सभी को याद है तो अच्छी बात है, अगर भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाई अपॉन आई। क्या बताया था सूत्र? फाई अपॉन आई। अब आप सभी कहोगे कि सर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लगाएं कहाँ से, तो समझने का प्रयास करना। देखो आप सभी को मैंने बताया था, टाउ की 2 वैल्यूज़ बताई थी, टाउ बराबर NIAB आया था 90 हटा के, और एक आया था टाउ बराबर, अगर आपको पता हो तो C5। ठीक है, क्या आया था? C5। सी का यहाँ पर ऐठन बलयुग्म है और ऐठन कोण हमारा यहाँ पर 5 है। दोनों को जब हमने एक दूसरे के इक्वल किया था तो हमारा सूत्र निकल के आया था C5 बराबर NIAB। आप सभी को इतना तो पता होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं जानते हो? यहाँ से हम 5 का मान निकालेंगे तो 5 बराबर क्या सूत्र बनेगा? NIAB अपॉन C। इस वैल्यू को आप यहाँ पर 5 की जगह यूज़ करोगे तो इज इक्वल टू NIAB अपॉन C, और इंटू आई हमारा ये वाला आ जाएगा। तो आई से आप आई को काट दोगे तो क्या बना सूत्र? NAB अपॉन C। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। n क्या यहाँ पर? फेरों की संख्या है। n क्या यहाँ पर? अगर आपसे कोई पूछे कि n क्या है तो फेरों की संख्या। a क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल। b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और c क्या है हमारा? मैंने आपको बताया था ऐठन बलयुग्म होगा हमारा c, और 5 होगा ऐठन कोण। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो हमसे तो उसने केवल और केवल डेफिनेशन पूछी थी कि चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, बट स्टूडेंट हमने डेफिनेशन के साथ साथ उसका सूत्र भी आपको बता दिया, तो आप सूत्र भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो स्टूडेंट को सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? चल कुंडली धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता के लिए सूत्र लिखना है। ठीक है, तो आप इसी से पूरा का पूरा सूत्र बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। इतने का आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं अब। ठीक है, देखो आप कैसे बना सकते हो, सारी चीजें समझ लो। सेकंड आंसर आपका किस टाइप से हो जाएगा? आंसर नंबर 2 है हमारा ये। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो अगर धारा सुग्राहिता आए तो जैसे मैंने बताया था वैसे निकालोगे। अगर वोल्टेज सुग्राहिता आए तो उसको हम SV या VS से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर फाई अपॉन, जहां पर I आया था उसकी जगह बस V कर देंगे। इतना सा अंतर आपको करना है। बट V बराबर आप सभी को पता है IR होता है। क्या होता है? IR होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस V को हटाकर IR लगा देंगे, तो या SV इज इक्वल टू 5 अपॉन IR। अब 5 का मान देखो जैसे हमने पहले वाले में किया था सेम करना है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 की जगह, इज इक्वल टू NIAB बटे IR इंटू C। तो I से हमारा I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही बचा SV इज इक्वल टू NAB अपॉन CR। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सुग्राहिता है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है? वोल्टेज सुग्राहिता वही फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी, कुंडली के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, और जो C है ऐठन बलयुग्म है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बहुत डीपली समझा चुका हूँ, बस मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ। देखो ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको मैं चल कुंडली धारा मापी में बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका था और आप सभी को वहाँ पर क्लियर हो भी गया था। ठीक है, तो बस दूसरे क्वेश्चन में आपको इतना ही करना और कुछ नहीं करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये सारे क्वेश्चन यार रिपीटेड है, कोई फालतू क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए नहीं लिखा है। जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही आप सभी को कराए जा रहे हैं और इन्हीं में से इस साल भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। अब इसमें कह रहा है कि धारा मापी को अमीटर व वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए इनकी संरचना में क्या परिवर्तन करना होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। अगर हम धारा मापी का चलो पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमीटर में रूपांतरण, मतलब अमीटर में इसको बदलना है। यहाँ लिखोगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो कुछ नहीं करना यार, अगर हम धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में
निम्न प्रतिरोध का शंट, निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर है कहीं पर, सपोज करो यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है ये, और हमारी आई धारा इसमें जा रही है, आई जी धारा इधर जाएगी, गैल्वेनोमीटर में तो इधर कितनी धारा जाएगी, आई माइनस आई जी, और इसके समांतर क्रम में स्टूडेंट हमने यहाँ पर कोई निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया है जिसको हमने नाम दिया है शंट। क्या नाम दिया है, शंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो कि अगर हमें धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस धारा मापी के समांतर क्रम में, देखो आई धारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, कुछ धारा इधर जा रही है तो कुछ धारा नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गए। तो अगर धारा मापी को हमें अमीटर की तरह यूज करना है तो हम क्या करते हैं, धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इतनी पूरी, ये अब हमारी अमीटर की तरह कार्य करेगी। अब इसके द्वारा हम धारा को माप सकते हैं। क्लियर सभी को? तो हमारा ये क्लियर हो गया। अगर हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करें तो उसका मतलब क्या है, तो यहां लिखोगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अब देखो डायग्राम बेस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास करना आप सभी। ये दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ए मान लो, ये बी मान लो, और ये इनके बीच सिरों के बीच उत्पन्न हो रहा है विभवांतर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक धारा मापी को लगा दिया और आगे हमने इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ दिया है। ये आर मान लो, ये हमारा जी हो गया। ठीक है, अब समझने का प्रयास करना, इसका जो प्रतिरोध है वो जी मान लेते हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, अब ये इतनी संरचना जो है, ऊपर वाली नहीं, केवल इतनी जो संरचना है स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे वोल्ट मीटर, क्योंकि अब ये संरचना जो है वो वोल्ट मीटर की तरह वर्क करेगी। तो अगर हम धारा मापी को वोल्ट मीटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, और अगर हमें धारा मापी को अमीटर में बदलना है, रूपांतरित करना है, तो धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का शंट जोड़ दिया जाता है। तो अगर आप इतना लिख के आगे और ये डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे कितने नंबर का भी ये सवाल पूछा गया हो। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ओके। क्योंकि ये सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पर तो हम नहीं दे सकते, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है आपको ये सीरीज दे दी जाती है, क्योंकि हमारा टारगेट स्टूडेंट आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देना है। और आपको देखो चैप्टर तो तैयार करना, बट क्वेश्चन तैयार कर लो तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अमीटर व वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है। देखो अमीटर और वोल्ट मीटर, अमीटर का काम क्या है, धारा को मापना, वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज को मापना। तो अगर हम इन्हें किसी सर्किट में लगाना चाहते हैं तो इनको किस सीरीज में लगाना होगा। तो याद रखना, अगर हम अमीटर को यूज कर रहे हैं, किसको, अमीटर को श्रेणी क्रम में, अमीटर को वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, तथा वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को इतना पता होना चाहिए, संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अगर हम अमीटर और वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में यूज करना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से संयोजित करेंगे। तो याद रखना, अगर हम अमीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ रहे हैं तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और
जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको 9वें क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि ऐसा आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो आपको वहीं पर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को चारों क्लियर हो भी गए होंगे। 5वां क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या कह रहा है, एक आदर्श अमीटर व एक आदर्श वोल्ट मीटर की जो वैद्युत प्रतिरोध हैं उनका हमें मान बताना। देखो आदर्श शब्द लगा हुआ है, इस चीज को याद रखना, आदर्श शब्द लगा हुआ है, आदर्श दोनों के आगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर हम किसको कहते हैं, आप सभी को शायद पता होगा, विभव मापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो माप होती हैं वो एकदम इक्वल आते हैं, उसके में कोई भी गलती नहीं होती, एकदम शुद्ध माप देता है वो। ठीक है, तो हम एक चीज आपको बता दें, देखो जो आदर्श अमीटर है, एक आदर्श अमीटर का वैद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, इस चीज को आप सभी याद रखना, शून्य होता है। जो आदर्श अमीटर होते हैं ना, उनका जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वो शून्य होता है। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो यहां लिखोगे एक आदर्श वोल्ट मीटर का वैद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। आप सभी को ये भी तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। देखो एक आदर्श अमीटर है तो उसका वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर एक आदर्श वोल्टमीटर आपको दे रहा है, पूछ रहा है कि इसका वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, तो वो कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। धारा मापी में लोहे की जो क्रोड है उसका क्या लाभ है, तो देखो अगर धारा मापी में हमने लोहे की क्रोड यूज़ की है तो उसका रीज़न है कि अगर हमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लोहे की क्रोड के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और ये लोहे की क्रोड क्या करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है, अर्थात केंद्र की ओर मोड़ देती है। इसी वजह से धारा मापी में लोहे की क्रोड को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर लोहे की क्रोड नहीं लगी होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल नहीं होगा। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल करने के लिए, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल क्यों होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाओं को संकेंद्रित कर देती है, अर्थात केंद्र की ओर मोड़ देती है, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करना, आप लिख सकते हो, इतने होशियार तो मैंने आपको बना दिया है, बन चुके हो ना, लिख लेना इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख कर देखोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इतना तो लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, 6 कंप्लीट हो चुके, 7वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक और विमा हमको बतानी है। ठीक है, देखो यहां लिखोगे आंसर नंबर 7, हेडिंग डालो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में लिख लो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखो किस सूत्र से हम डेफिनेशन बनाएंगे, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, शायद सभी को बताओ क्योंकि यही चैप्टर आपका चल रहा है। इसी वजह से मैं आपको सभी क्वेश्चंस लगातार करा रहा हूँ, मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि आप सभी को चैप्टर थोड़ा बहुत तो तैयार है, उसी से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, समझने का प्रयास करना। यदि बी बराबर 1 एवं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है हमने उसको एकांक कर दिया, और जो थीटा का मान है उसको हमने 90 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा, टाउ बराबर एम। बहुत ही सिंपल है, समझने का प्रयास करना बस। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान, चुंबकीय क्षेत्र एक समान, सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए, थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है कि हम चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखना चाहते हैं। क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है या लगता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बहुत ही सिंपल है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का
आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण भी लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के, उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को, ये और लिख लेना, चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए, क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए उस पर कार्य करता है। उस पर का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव पर, उस पर कार्य करता है। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप इससे ही पूरी, देखो राइटिंग अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करना जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो टाउ बराबर एम, हमने पूरी डेफिनेशन इसी से बनाई है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। पहली लाइन तो हमारी यहीं पर समाप्त हो गई, जो मैंने यहां पर लिखा है टाउ बराबर एम से। जो एकांक व एक समान, बस आपको नया क्या ऐड करना है, एक समान। जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र के कैसे रखना है, हमें इसको लंबवत, क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए उस पर कार्य करता है। किस पर? चुंबकीय द्विध्रुव पर। तो आसानी से डेफिनेशन को बना सकते हो। अब मैं आप सभी को यहाँ पर m का जो मात्रक है और विमा है वो भी निकाल के बताऊंगा। हमने सूत्र पढ़ा है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अगर m बराबर होता तो क्या लिखते हैं, टाउ बराबर b साइन थीटा। तो यहीं से हम पूरा का पूरा यूनिट बना देंगे। m का मात्रक बराबर, देखो यहाँ समझ लो, ऊपर टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। शायद गलती से पता हो, पता है नहीं पता, पता हो तो कमेंट कर देना है, ठीक है। और बी का मात्रक आप सभी जानते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। इतना तो आप सभी को पता है। तो आप क्या कर सकते हो, न्यूटन से न्यूटन को काट दोगे और एम्पियर मीटर हमारा ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो एम्पियर मीटर ऊपर आ चुका है, एम्पियर मीटर, 1 मीटर पहले से था तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर आप m की विमा निकालना चाहते हो तो सीधी सीधी निकाल सकते हो यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो। एम्पियर के लिए a और मीटर के लिए क्या आती है l, बट इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर 2a। तो ये हमारी विमा हो जाएगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है और इसी से रिलेटेड हमने स्टूडेंट इसका मात्रक भी ज्ञात कर लिया और इसकी विमा भी ज्ञात कर ली है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ये भी आज का कंप्लीट हो चुका है। तो 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन सब कुछ क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है और अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब आपके समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपकी तैयारी भी बेस्ट तरीके से कराई जा रही है। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक कराएंगे, टेंशन मत लेना। बस आप सभी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तभी जो सपना है ना 90+ का वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। चलो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको देखो मैं आपको धारामापी जब कराया था तब बता दिया था। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कस करेंगे। आंसर नंबर 8, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये स्टूडेंट मैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। यहां लिखोगे जब धारामापी की कुंडली का तल, जब धारामापी की कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के
चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर हो, प्रत्येक स्थिति में समांतर हो, ये लिखना, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रत्येक स्थिति में समांतर हो, प्रत्येक स्थिति में समांतर हो, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है? ठीक है ना, ये डेफिनेशन होगी स्टूडेंट। अब देखो, मैंने आप सभी को बताया था, अगर आप सभी को पता हो तो मैंने इस तरीके से ध्रुव खंड बनाई थी। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा N हो गया और ये S हो गया। इसमें जो धुरी होती है, या फिर कह सकते हैं इसका जो ऊपरी सिरा होता है, उसको हम राउंड टाइप बनाए थे, अगर आपको पता हो तो। अगर मैं इसकी किसी भी कंडीशन पर देखूं तो चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हर एक कंडीशन में क्या होंगी? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। और कुंडली का जो तल है, देखो कुंडली का, अब कुंडली ऊपर रखी हुई है इस तरीके से, कुंडली ये क्या है? कुंडली का ऊपरी सिरा है, ठीक है। अब ये कुंडली का ऊपरी सिरा है, तो मैं इस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, हर एक कंडीशन में आप देखोगे क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं इसी के बिल्कुल समांतर है या नहीं है? तो कुंडली का जो तल है, जो प्लेन है, और जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये हर एक कंडीशन में, आप किसी भी कंडीशन में देख सकते हो। इसलिए इसको देखो गोलाकार लिया गया है। यहाँ पर दंड चुंबक लेने पर क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं और जो हम चुंबक ले रहे हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती है। इसी वजह से चुंबक को गोलाकार लिया जाता है, ठीक है। तो जब धारामापी की कुंडली का तल चुंबकीय बल रेखाओं के प्रत्येक स्थिति में समांतर हो, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन भी स्टूडेंट हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी डिस्कस करा दी है, बट इस तरीके से आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में वो कहीं से भी क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आंसर नंबर डाल लो 9। तो यहां लिखेंगे हम, देखो यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? तो यहां लिखोगे अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध कम होता है। अगर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो यह परिपथ से अधिक धारा ले सकेगा, अधिक धारा ले पाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? तो धारामापी को अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का रीजन क्या है कि अमीटर का जो प्रतिरोध है वो कम होता है। अगर प्रतिरोध कम है और हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये वैसे भी धारा कम लेगा। तो अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, अगर हम इसे वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी वो सारी की सारी धारा मेजर कर पाएगा ये अमीटर, ठीक है। तो अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, अगर इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो यह परिपथ से अधिक धारा ले पाएगा। और अधिक धारा लेने का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को माप पाएगा जितनी भी उस सर्किट में प्रवाहित हो रही है। अब इसी का रिवर्स मार दो, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा,
तो यह परिपथ से बहुत कम धारा ले पाएगा, बहुत कम धारा ले पाएगा। ठीक है, तो ये रीजंस थे। इसी वजह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर व वोल्टमीटर को, क्योंकि अमीटर को अगर हमें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, और अगर हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो ये परिपथ से अधिक धारा ले पाएगा, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, और अगर हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये परिपथ से बहुत कम धारा ले पाएगा, क्योंकि कुछ धारा दूसरे तरफ जाएगी, कुछ धारा नीचे की ओर आएगी, क्योंकि दो पार्ट्स में धारा डिवाइड हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जैसे शेयर भी किया करो यार अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।